हाँ भाई, देखो लास्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट्स लॉ तक पढ़ चुके थे और हम लोग हेनरी लॉ का डिस्कशन कर रहे थे। हेनरी लॉ में कुछ बातें जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी। मैंने हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आपको बता दिया था, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक, और इसके बेसिस पर हमने ग्राफ प्लॉट किया था, जो भी कहानी वो सब देख ली थी। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो भी सॉल्युबिलिटी है वो हेनरी कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि भाई टेम्परेचर पे KH किस तरह डिपेंड करता है। मैंने कहा KH जो गैस के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला एक पैरामीटर है, उसका यूनिट क्या है ना, इसका साइड से हमने डिफाइन किया। बाकी एक सिंपल सा रिलेशन भी हमने नोट किया था, P1/P2 इज इक्वल टू X1/H2 इज इक्वल टू X1/H2। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, कुछ बातें आपको और बताता हूँ। मैं अगर इसी रिलेशन को यूज़ करूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा लिखने में शायद किसी को एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू KH माइनस KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखा जाएगा। अगर सॉल्वेंट मान लो पानी है तो यही रिलेशन इस तरह से भी नोट किया जा सकता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH माइनस KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। खैर उससे कोई मतलब नहीं होगा, जो सॉल्वेंट होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। इस रिलेशन को देख के अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई आप मुझे एक ग्राफ प्लॉट करके बताओ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में, तो आप ये देख सकते हो कि भाई हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आएगा, जहाँ पर स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव और इनफैक्ट न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं। तो विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा। अगर मैं इस ग्राफ के लिए स्लोप की बात करूँ तो हम देख पा रहे हैं कि भाई जो हमारे पास में स्लोप है वो माइनस KH के बराबर है। और अगर मैं इस ग्राफ में इंटरसेप्ट की बात करूँ तो हम ये भी देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो इंटरसेप्ट है वो सिंपल KH के बराबर। ये दोनों बातें समझ पा रहे हैं। इंटरसेप्ट हम समझते हैं बाई इंटरसेप्ट है, और ये वाली वैल्यू है जो कि KH को रिप्रेजेंट करेगी। तो डिफरेंट गैसेस के लिए मान लो कोई ग्राफ बना दिया जाए तो हम सॉल्वेंट के लिए भी ठीक है ये कहानी बता पाएंगे कि सॉल्वेंट के लिए हेनरी लॉ हम किस तरह से लिख पाएंगे। ओके, तो हमने गैस के लिए भी नोट किया और मैंने कहा अगर कोई सॉल्वेंट है उसके लिए भी नोट किया। चलो, तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया इसका, तो आगे कुछ और बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। लोग के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हेनरी कांस्टेंट फॉर 4 gases A, B, C and D at 293 Kelvin are 36, 29, 10 and 76 kilobar, then find the order of solubility of gases at 100 किलोबार। पहला क्वेश्चन मेरा ये, जैसे हमने कोई भी ABCD टाइप के 4 गैस कंसिडर किए
मैंने कहा कि भाई इन गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट हमें गिवन है, तो इन गैसेस के सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रेशर मान लो मेजर करेंगे, एक बार 100 किलो बार में हम लोग ए को डिजोल्व करेंगे, फिर बी को डिजोल्व करेंगे, सी को, और फिर हम चेक करेंगे भाई हमारे पास में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ये बात समझते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताई हुआ है कि भाई जो भी सॉल्युबिलिटी है कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। ठीक, ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हुई थी। तो अगर सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम सिंपल ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई जिस केस में हेनरी कांस्टेंट सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हम ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी नोट कर देंगे। अगर मैं यहाँ से देख के ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी नोट करूँ तो बताओ सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कौन सी गैस का होगा, सबसे ज़्यादा सी आएगा, उसके बाद मोल कौन आएगा बी, उसके बाद में ए, और उसके बाद में ये लिखा जाएगा भाई डी वाले लिए हेनरी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। जैसे इक्वेशन तो मान लो सिंपल यही क्वेश्चन हमने मतलब पूछा गया तो बन गया। दूसरा मान लो वो आपसे क्या था कि हम जो है इन गैसेस के लिए एक बार पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने ये बात ऑब्जर्व की हुई थी, भाई हमने पढ़ा है कि जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू केएच, और ठीक है एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो मतलब ऐसा ग्राफ प्लॉट करूँगा। 4 गैसेस हैं मेरे पास में, मैं 4 ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। मान लो सपोज करो मैंने चारों गैसेस के लिए ग्राफ प्लॉट किया, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ गई। मुझे बताया जाए कि इनमें ए बी सी डी गैस हम किस तरह मार्क कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो भी हमारे पास में स्लोप है वो के एच के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जिसके लिए स्लोप सबसे कम हो, तो ये वाली गैस के लिए स्लोप सबसे कम है, मतलब इसका के एच सबसे कम होगा। तो सबसे कम के एच वाला गैस बताओ कौन सा है, सी। उसके बाद में उससे थोड़ा ज़्यादा वाला के एच वैल्यू वाला बताओ कौन सा आएगा, तो बी आ जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो उससे और ज़्यादा वाला स्लोप तो हमारे पास करना है, ठीक है, हमारे लिए ए है। उसके बाद हम देखेंगे तो उससे और ज़्यादा वाला स्लोप तो वो हमारे पास में कौन सा है, डी है। सिंपल ये हमारे लिए ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम अरेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए ग्राफ प्लॉट करा था, तो लोग ग्राफ दे के पूछ लेता तो भी हम बता देते, ऐसी बात नहीं बता पाते। अगला मान लो आपसे ये कहता है कि भाई मुझे ऐसा ही एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर या मान लो सॉल्वेंट कहते हैं, इसके लिए प्लॉट करना है। तो हमें बनाना चाहिए बिल्कुल बना लेंगे। मेरे ग्राफ इस बार ये वाले आएंगे जिनके स्लोप नेगेटिव होंगे और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे। मतलब इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास में जो ग्राफ बनेंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ इस तरह के दिखेंगे। ये कोई पैरेलल ग्राफ नहीं है, ठीक है, मतलब सबके अपने स्लोप और अपने आप कह सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास में इंटरसेप्ट तो उनके हिसाब से ग्राफ ऐसे आएंगे। 4 मुझे जानना है कि इसमें कौन सा ग्राफ कैसा हो, तो क्या बता देंगे। तो हमें मालूम है कि भाई ये जो हमारे पास में वैल्यू है बेसिकली इंटरसेप्ट है, तो जिसके लिए के एच की वैल्यू सबसे बड़ी उसका इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा है। तो बताओ ये वाला इंटरसेप्ट सबसे ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है, तो ये ग्राफ किसका होगा, डी का होगा। उसके बाद में उससे कम इंटरसेप्ट वाला कौन सा, 36 वाला, मतलब ए आ जाएगा। उसके बाद में उससे कम वाला 29 मतलब बी आ जाएगा। उसके बाद उससे कम वाला मतलब सी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस बार प्लॉट कर दिया जाए और फिर हमसे पूछ ले तो ये भी बता दें। तो एक न्यूमेरिकल तो इस तरह का फ्रेम होता है, एक न्यूमेरिकल हम लोगों से इस तरह का पूछ लिया जाएगा कि भाई हमारे पास में इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो बताओगे हमें ये साइज किस तरीके से पता चले। ओके, ये काम कर रहे हैं। एक और न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, बड़ा ही निहायत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस in water at 293 Kelvin is 0.5 gram per liter at
to atmospheric pressure, then find solubility of oxygen gas at 10 atmospheric pressure at 293 केल्विन। ठीक है, और आप देखो कि फिर से बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन बस ये है कि भाई हमें जो है, आप क्वेश्चन नोट करो, सॉल्यूशन तो निहायत ही आसान, एक लाइन का सॉल्यूशन है, हम लोग देख लें। आपने ना टेम्परेचर मैंने दोनों में सेम ही रखा है, टेम्परेचर सेम है मतलब के एच की वैल्यू सेम रहेगी। मैंने आपको जो है इस तरह का रिलेशन दिखाया था, P1/P2 इज इक्वल टू x1/x2 एंड दिस इज इक्वल टू S1/S2। एक इस टाइप का रिलेशन हम लोगों ने फ्रेम किया हुआ था, तो क्यों ना बस इसी में वैल्यू रख देते हैं। देखो 2 में ATM का हमें सॉल्युबिलिटी मालूम है और 10 की हमें कैलकुलेट करनी है। 2 ATM की सॉल्युबिलिटी 0.5 ग्राम पर लीटर और ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे। बोलो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2.5 ग्राम, बस हो गया आंसर। और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने और हमें आंसर पता चल गया कि भाई हमारे लिए आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन लिखिए। नाइट्रोजन गैस is bubbled through water at 293 Kelvin, then find mole of nitrogen gas dissolved in 1 liter water if pressure of nitrogen gas is 0.8 bar kH for nitrogen at 293 Kelvin is 76.82 किलोबार। आप क्वेश्चन नोट कर, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ उसका किस तरह से। क्वेश्चन आप देखें, सिंपल मतलब उसने वही कहा कि हमने नाइट्रोजन गैस है उसे मानो पानी से पास कराया, तो ठीक है। अगर नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 0.8 बार के बराबर है, तो कितना नाइट्रोजन गैस जो 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व होगा, हमें बस ये बताना है कि 1 लीटर वाटर में कितना नाइट्रोजन गैस जो है वो डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक, ये हमें एक्सप्लेन करना है। नो डाउट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम इसे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नोट कर सकते। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला यही बताया कि जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू KH, और हम जानते हैं ये वो मोल फ्रैक्शन है जो गैस का डिजॉल्व फॉर्म है। आप देखो मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.8, KH की वैल्यू मुझे दे रखी है 76.82 किलो बार, मतलब मैं उसे बार में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि लेफ्ट वाला यूनिट बार में था, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्या मुझे यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा? बिल्कुल, वो कितना आ जाएगा 0.8/76.82
इंटू 1000। ये मेरे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया। मुझे तो नाइट्रोजन के मोल पता करने, तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। क्या आप मुझे मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करके बता सकते हैं? बिल्कुल, 1 लीटर वाटर की हम बात कर रहे हैं तो उसका मोल कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम, दैट इट इज 1000/18 आ जाएगा। आपने आज से पहले ये कैलकुलेशन कई बार की है कि ये वैल्यू 55.5 आती है। तो मैं अगर यहाँ से मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात करूँ तो आपको नहीं लगता ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.8 इंटू 55.5। मतलब मैंने क्या किया, तो इतना आप भी समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा, तो हमने अभी फिलहाल में अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे नेगलेक्ट कर दिया। बाद में देख लेंगे हमसे गलती हुई या नहीं हुई, बाद में देख लिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसे नेगलेक्ट कर दिया, तो ये 55.5 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 76.82 इंटू 1000, ये मेरे पास में आ जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये वैल्यू कितनी है ये समझ लो कि भाई यहाँ से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिख दिया, तो 0.8/76.82 इंटू 1000, तो मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं मोल अपॉन टोटल मोल। पानी के हमने मोल निकाले, उसको 1 लीटर लिया तो 1000 ग्राम/18 आ गया, वो वैल्यू 55.5 होती है। हमने नाइट्रोजन के मोल को निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्ट करके हमने देखा तो यहाँ से 0.8 इंटू 55.5/76.82 इंटू 1000। अगर हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करें, बट ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने आप भी कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अपने आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे पास में 0.8 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाई 76.82, ये वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.577 आएगी, मतलब 0.58 लिख देता हूँ, इंटू 10⁻³ मोल, ये वैल्यू निकल के आएगी। और आप ये देख सकते हैं कि हमने 55.5 के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू को नेगलेक्ट किया तो गलत भी नहीं था। मैं कह सकता हूँ ये आंसर हो जाएगा, या सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.58 मिली मोल। इतना आप भी समझ रहे हैं कि अगर हम उसे मिली मोल के टर्म्स में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻³ इंटू 1000 खत्म हो जाएगा, तो सिंपल 0.58 मिली मोल आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो खैर जैसा न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं उस हिसाब से हो जाएगी, लेकिन मेन तो हमारे पास में क्या है, मेन ये है कि हम जो है प्रॉपर लिवस फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए समझना सबसे ज़रूरी है। आप देखो एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं इस पर बेस्ड। एक क्वेश्चन और नोट किया जाए, सिमिलर क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड through 10 mole of water at 298 Kelvin at 298 Kelvin at 5 atmospheric pressure. If mole fraction of nitrogen in air is 0.8, then find मिलीमोल, या सिंपल मोल ही कैलकुलेट करो, मिलीमोल तो हम बदल ही देंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस dissolved in water KH of nitrogen at 298 Kelvin is 1 into 10⁵ ATM। ठीक, हमने देखो फिर से वही सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन दे रखी है। उस पुराने वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, और डिफरेंस बस इतना है कि पहले आपको डायरेक्टली नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया था,
इस बार आपको वो नहीं दिया है, उसने कहा कि टोटल जो प्रेशर है वो 5 atm है, और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले की तरह से ही सॉल्व होगा, बस एक इन्फॉर्मेशन है जिसकी कमी है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी हमारे पास है, हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं मालूम। तो क्यों ना हम इसी तरीके से नाइट्रोजन का प्रेशर पता कर लें। हमें मालूम है, अगर हम डाल्टन्स लॉ को याद करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। भाई डाल्टन्स लॉ यही था। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो हम देख रहे हैं एयर में जो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 है, और एयर का टोटल प्रेशर 5 है। तो बताओ क्या मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल गया, कितना आ गया 480। ये मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। अब मैं हेनरी लॉ लगा सकता हूँ। हेनरी लॉ सिंपल यही कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन गैस। ये आ जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 4 है, KH इज 1 इंटू 10⁵ atm इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ से मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, वो कितना आ गया 4 अपॉन, ठीक है, 4/10⁵, या मैं कह सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁵। ऐसा लिखने में कोई एतराज़ नहीं। हम जानते हैं जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है उसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में क्या है, मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। अगेन मैं नाइट्रोजन की मोल को नेगलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं इस 10 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूँ तो बोलो मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा। अब आपका मन है, आप उसे मिली मोल में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मिली मोल में आ जाएगा। हम देख लेंगे कि अगर मान लो गैस का हमें डायरेक्टली प्रेशर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। अगर नहीं दिया तब भी हमारे पास में तरीका है कि हम गैस का क्या कर सकते हैं, पहले पार्शियल प्रेशर निकाल डाल्टन लॉ से, और जब हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाए तो उसके बाद हम सिमिलर वे में सॉल्व करें, हम हेनरी लॉ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हेनरी लॉ से रिलेटेड थी। तो हमने देखो सिंपल वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट के बाद में जो हमारे पास में डाल्टन्स लॉ और हेनरी लॉ की बातें थी वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये दोनों ही बातें हैं जो हम आराम से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज रिगार्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं उसे शॉर्ट में CP से रिप्रेजेंट कर लिया करूँगा। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, दी प्रॉपर्टीज of a solution which depend on number of solute particles are known as colligative property। तो सॉल्यूशन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टी में, बहुत सारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा जैसे वेपर प्रेशर भी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं जस्ट एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, तो जो भी उन्होंने मैंने कहा ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे सॉल्यूशन के पास में। तो आप ये कह सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ में से वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करें, और वो भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जो भी हमने सॉल्यूट लिया है
उस सॉल्यूट के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास में, भाई ठीक है, मैंने कहा अगर ऐसा है तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉलिगेटिव है। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं जो कॉलिगेटिव है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम इसे डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने कहा हमारे पास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दे आर RLBP, जिसके बारे में हम पहले भी हालांकि डिस्कस किया, हमने राउंड्स को पढ़ते टाइम RLBP को डिस्कस किया था। और मैंने कहा इसके अलावा जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नाम से आप फेमिलियर हैं और ठीक है, बायो वाले सेक्शन में इस नाम को सुनते भी हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी हमारे पास में ये प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारे प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब मेनली ये प्रॉपर्टी जो हम डिफाइन करने वाले हैं ये सभी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किए जाते हैं। अब देखो जब हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मतलब कैलकुलेट करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा लेकिन उससे पहले छोटी सी बात बताऊंगा क्या, छोटी सी बात है कि अगर मैं आपसे सिंपल ये कहता कि भाई मुझे एक ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखना है, मतलब जैसे हमने एक ट्रू सॉल्यूशन बनाया, एक हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाया और एक हमने सस्पेंशन बनाया, ठीक है ना, मतलब एक ही सॉल्यूट को लेके मान लो 3 सॉल्यूशन तैयार किया हमने कोई, और उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर किया। सपोज करो मान लो उसके हमने ठीक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही मेजर किया, तो ये जो तीनों आपस में वैल्यू होंगी ये सेम रहेंगी या इक्वल होंगी, रिलेशन क्या होगा। तो मेरा आपसे कहना ये था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में। याद है ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, जब पार्टिकल साइज सबसे छोटा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे तो आप ये कह सकते हो उस कंडीशन में क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं अगर एक ट्रू सॉल्यूशन के लिए RLBP मेजर करूँ और मैं एक बार ठीक किसी कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए RLBP मेजर करूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन का जो RLBP है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा, ऐसा कहने में किसी को एतराज़ नहीं, ठीक है। ये काम हो जाए। तो हमने जब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन की तो बात ये थी कि भाई हमें इन्हें कैलकुलेट करना है, तो हमने इन्हें कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले बनाए। वो फॉर्मूले क्या थे हम डिस्कस करेंगे, हालांकि RLBP का फॉर्मूला तो हम पढ़ भी चुके हैं और हमने देखा था कि भाई RLBP का जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्या है हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। लेकिन हमने कई सॉल्यूशन में ऐसा भी देखा कि जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था RLBP को कैलकुलेट करने का एक तरीका हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल था, जिसे हमने जो है ओस्टवाल्ड मेथड से किया था। एक बार हमने उसी RLBP को ओस्टवाल्ड मेथड से देखा और हमें पाया कि दोनों जो RLBP है वो डिफरेंट है, और जब दोनों ही वैल्यू डिफरेंट आ गई तो एक समस्या थी हमारे सामने कि भाई हम जो फॉर्मूले बना रहे हैं उनमें कोई ना कोई भी गलती हमसे हो रही है, तभी फॉर्मूले से वैल्यू आ रही है वो गलत आ रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आ रही है। इवन वही काम इन प्रॉपर्टीज के साथ भी हो रहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जो हमने फॉर्मूले बनाए थे उनसे हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कुछ और आई, और एक्सपेरिमेंटल हमने चेक किया भाई बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करके तो वैल्यू कुछ और आ गई। तो वो आप ही कह सकते हैं फिर हमने उसके बेसिस पर कहा कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बेसिकली 2 तरह का बिहेवियर शो कर रही है। 2 तरह का बिहेवियर शो करने का मतलब है हमने उन्हें ऐसे लिखा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ये नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब क्या था? नॉर्मल का मतलब था थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब मैंने जो TCP लिखा है, इट इज थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, और जो OCP लिखा है, इट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल। तो हमने एक तो मैंने कहा जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया वो हमारे लिए क्या कहलाए? थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाए। और एक बार हमने उसे फॉर्मूले से, एक बार हमने उसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कैलकुलेट किया तो मैंने उसे ऑब्जर्व्ड का नाम दे दिया। अगर मान लो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई और हमारे फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आएगा वो दोनों ही सेम होती है, तो हम क्या देते हैं कि भाई हमारे पास में जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, और उस प्रॉपर्टी को हमने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा। लेकिन ऐसा भी मैंने आपसे कहा, देखा गया कि जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं कर रहे थे, और जब वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं कर रहे थे तो उसे हमने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा कि भाई ये हमारे लिए क्या है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी। अब समस्या ये थी कि भाई हमें तो नो डाउट हर बार, ठीक है, लैब में जाना और वहाँ पे जाके कैलकुलेट करने से मतलब नहीं है कि अगर मान लो हमें लैब में जाके हर चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो थ्योरी बनाने के फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएंगे। भाई हमारा मेन पार्ट क्या है किसी भी चीज़ के लिए? थ्योरी डेवलप करना। भाई साइंस का जो सबसे बड़ा पार्ट वो यही तो है कि हमने हर चीज़ के लिए थ्योरी डेवलप कर रखी है कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हमने क्या, मतलब हम आप कह सकते हैं जब ये समस्या आई हमारे सामने की वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, तो बेसिकली एक भाई साहब थे हमारे पास में जिन्हें वॉन्थॉफ का नाम दिया गया, और वॉन्थॉफ ने एक, आप कह सकते हैं, फैक्टर बताया। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जो भी आपने थ्योरेटिकल फॉर्मूले बनाए अपने, उनमें मैं वैल्यू बताता हूँ, एक फैक्टर बताता हूँ, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर देखो कि क्या वो वैल्यू उस एक्सपेरिमेंटल के बराबर आ रही है। तो हमने देखा कि हाँ, अगर हमने उनके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही वैल्यू क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर निकल के आ गई। तो फिर हमने जो है वो एक, ठीक है, नया मैंने का एक फैक्टर जो डिफाइन किया वो वॉन्टॉफ फैक्टर, हमने जो है वो टर्म डिफाइन किया वॉन्टॉफ फैक्टर। वॉन्टॉफ फैक्टर को हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जो वॉन्टॉफ फैक्टर हमारे पास में आई है दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है उनका जो रेशियो है वो हमारे लिए क्या बेसिकली वॉन्टॉफ फैक्टर है। तो मुझे अगर किसी भी थ्योरेटिकल वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए तो वॉन्टॉफ फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और जिससे मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। अब वॉन्टॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का फिर उन्होंने एक तरीका बताया कि वॉन्टॉफ फैक्टर कैलकुलेट करना है तो ऐसे करो। लेकिन ठीक, चलो ये तो हम कर लेंगे कैलकुलेट, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मुद्दा ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि हम जो थ्योरेटिकली फॉर्मूले बना रहे हैं उनसे आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये था। रीज़न क्या था? रीज़न है कि मैंने कहा जो एबनॉर्मेलिटी है भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमने 1 मोल NaCl लिए और 1 मोल NaCl को हमने पानी में डिसॉल्व किया, हमने उसके हिसाब से आंसर बता दिया कि भाई आंसर ये होगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो आप भी जानते हैं जब इस NaCl को डिसॉल्व किया गया होगा तो ये पानी में NaCl की फॉर्म में तो रहा ही नहीं होगा, ये तो डिसॉल्व होती आयंस में टूट गया होगा, वहाँ Na प्लस और Cl माइनस बन गए होंगे। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 1 मोल तो वहाँ Na प्लस पड़ा होगा और 1 मोल वहाँ Cl माइनस पड़ा होगा। और भाई अगर ये है तो ये तो सॉल्यूट पार्टिकल ही है, तो मैं अगर यहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेक करूँगा तो बोलो कितना लिखना चाहिए मुझे? अगर ये मैं पार्टिकल्स के नंबर की बात करूँ, मोल की बात करूँ, तो नो डाउट आप ये कह सकते हैं भाई यहाँ से मुझे पता चले कि मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 2 मोल है। तो अब आप ये कह सकते हैं भाई हमने कैलकुलेशन में तो बेसिकली 1 मोल यूज़ किया था, लेकिन प्रैक्टिकली उस सॉल्यूशन में 1 मोल नहीं है, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन में क्या 2 मोल है, इसीलिए गलती हो रही थी, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एबनॉर्मेलिटी है उसका जो कॉज है, कॉज क्या है? एबनॉर्मेलिटी इज ड्यू टू आइदर डिसोसिएशन और
ड्यू टू एसोसिएशन। तो फिर हमने कहा कि भाई एबनॉर्मेलिटी होने का जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल हमने डाला या तो मान लो टूट जाए, या हो सकता है कि सॉल्यूट पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल मिल के कोई और दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो उनकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी आएगी, उनकी वजह से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल का नंबर बताना है। तो हम दोनों ही तरह से एबनॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट आप लिखिए एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू डिसोसिएशन। मैंने कहा अगर एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू डिसोसिएशन की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई भी एक सॉल्यूट ए लिया, मैंने इस सॉल्यूट को मान लो सपोज किसी सॉल्वेंट में डाला, और ये उस सॉल्वेंट में एक ही फॉर्म में नहीं रहता है, मान लो ये टूट जाता है और इसके टूटने से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनने लगते हैं। तो भाई हम तो ये मानेंगे कि हमने इसका सिंपल जो ए मोल लिया है ना, 1 मोल लिया मान जो भी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सॉल्यूशन उस फॉर्म में रहा ही नहीं, इसने तो अलग नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट कर दिए। तो एबनॉर्मेलिटी इस वजह से आ गई कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए, इसलिए हमारे आंसर में डिफरेंस आने लगे थे। अगर मैं ये मान लूँ कि इनिशियली मैंने इसका ए मोल लिया होगा, तो जो भी ठीक, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा माना जाएगा, तो आप मुझे याद करके बताओ, हमने 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम में ये लिखा था कि इसका जो मोल होगा इक्विलिब्रियम का वो ए अल्फा ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका कितना होगा A1 माइनस अल्फा। तो मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई हमारे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल, मैं अगर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँ, मैं ऐसे TCP कह देता हूँ, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल TNP, तो सिंपल A इंटू एन ही लिखा जाएगा। मेरी बात समझ पाए? भाई थ्योरेटिकली तो हमने ए का ए ही मोल लिया था ना, और नंबर निकालना है तो मोल को अगर दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने कहा ये हमारे पास थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूँ, जो कि हमारे पास है, मैंने सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप ये कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या ऑब्जर्व्ड मोल तो सबको ऐड करके मिलेंगे ना। अगर मैं ऐड करूँगा तो ए का तो जो मोल है वो A1 माइनस अल्फा है, प्लस अगर मैं देखूँगा तो ये A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, ऐसे अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो टोटल मोल कितने होंगे, बोलो n A अल्फा। ये मेरे पास में नंबर ऑफ मोल आ गया। मोल को हम अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने कहा वो क्या हमारे लिए ठीक है नंबर आ जाएंगे। यहाँ से आप देखोगे तो हम A कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू एन। ठीक है, हमने सिंपल A को कॉमन लेकर उसे रीअरेंज कर दिया, तो इस तरह के आ गया। अब अगर आप वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर आई क्या था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या मैं उसे ये भी तो लिख सकता हूँ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू एन, और थ्योरेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे हिसाब से कितने थे A इंटू एन। आप देखोगे A से ही चला जाएगा, N से N ही चला जाएगा। बताओ यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर आई कितना आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, ये मुझे एक फॉर्मूला मिला फाइनली वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला बिल्कुल मेमोराइज रखेंगे, और वो कैसे आएगा अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें मालूम होना चाहिए कि वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमें मिला, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, ये आ गया। और मैंने कहा ये हमारे पास में क्या है, फॉर डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक तरीका मिला। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई जो भी हमारे पास में, अगर मान लो मैं अल्फ़ा को 0 रख दूँ,
तो बताओ क्वांटम फैक्टर कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अगर मैं अल्फ़ा को 1 रख दूँ, ये मानो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, तो बोलो कितना आ जाएगा n, रख के देख लेंगे। तो हम कहीं ना कहीं दोनों डेटा को देख के ये कह सकते हैं कि जो भी क्वांटम फैक्टर है वो हमारे लिए क्या होगा, 1 से लेके n के बीच में लाई करेगा। हाँ, 1 सिर्फ तभी हो सकता है जब अल्फ़ा 0 होगा, जो कि डिसोसिएशन की कंडीशन नहीं है। अगर सिंपल मुझसे पूछा जाए कि फॉर डिसोसिएशन क्वांटम फैक्टर i, तो आप आंसर क्या टिक करोगे, i ग्रेटर देन, ठीक। तो आप भी समझ रहे हो कि अल्फ़ा को आप नॉन जीरो रखोगे तो i की वैल्यू 1 से बड़ी ही आनी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई डिसोसिएशन के लिए बताओ क्वांटम फैक्टर, तो हम क्या देंगे, फॉर डिसोसिएशन क्वांटम फैक्टर i इज ग्रेटर देन 1 लिखा जाए, ठीक है। बाकी हम ये देख रहे हैं, दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जब हमने अल्फ़ा को 1 रखा, मतलब 100% हमने माना डिसोसिएशन है, तो उस केस में क्वांटम फैक्टर वही निकल के आएगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे जो n बेसिकली मैंने लिखा है वो भी आप नोट कर लें, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पार्टिकल्स की हम यहाँ पर बात की, ठीक है। तो डिसोसिएशन के लिए ये हमें पता चल गया कि भाई हम क्या सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अल्फ़ा को लेने का जो रिवाज है वो बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता कि भाई अल्फ़ा की वैल्यू हम 0 रखते हैं। 0 का सिंपल मतलब है नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ठीक। तो अल्फ़ा 0 है, मतलब ना तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है ना मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है। अल्फ़ा 0 है तो ये किसके लिए है, बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। याद है हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में बात डिस्कस की थी कि किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 ली जाएगी, अल्फ़ा 0 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, केन शुगर है, सिंपल मिथेनॉल इथेनॉल है, या फिर ग्लाइकोल है। ये सभी बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये सब। तो ये मैंने इनके लिए अल्फ़ा 0 रहेगा। अच्छा, जिन केसेस में अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, क्वांटम फैक्टर 1। आपको ये बात लगती है कि अगर क्वांटम फैक्टर 1 होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वैल्यू थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल, दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि भाई आई तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो, तो हम ये देख ले रहे हैं कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना, आई कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप एक बार जैसे इन सारी चीज़ों को नोट करिए, फिर हम किसी एसोसिएशन के लिए डिस्कस करते हैं कि एसोसिएशन के केस में आई को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, फिर उसके बाद में कुछ हम न्यूमेरिकल चेक कर लेंगे। अभी एक बार सबके फॉर्मूले नोट कर देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। तो हमने देखा कि भाई एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू डिसोसिएशन, उसके लिए हम क्वांटम फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बाकी उसका यूज़ कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल में तो कैलकुलेशन की बात चल रही है। ये देखिए, अल्फ़ा 0 हमें लेना था, मतलब किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर कोई मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या मैं आपको डिस्कस किया, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किए जाते हैं। अगर उनका अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है तो हम उस कंडीशन में उनका अल्फ़ा 100% देंगे। या लिख लो आप, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर अल्फा एज 1, ब्रैकेट में लिखना है नॉट के। अगर मान लो दिया है तो कोई बात ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लो अल्फ़ा नहीं दिया जाएगा तो उस केस में उसका अल्फ़ा बनवाना है और ये मानेंगे वो 100% डिसोसिएशन शो करेगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
अल्फा इज 1, ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। भाई इन्फानाइट डाइल्यूशन में हमने डिस्कस भी किया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने पढ़ा था इसके लिए। तो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे मैंने कहा आपसे कि जो भी अल्फा है वो अगेन 1 लिया जाएगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है वीक है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम नोट करेंगे एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू एसोसिएशन। तो अगर हम एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू एसोसिएशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में एसोसिएशन की बात हो रही है, जुड़ने की बात हो रही है। तो जैसे मान लो हमने किसी भी सॉल्यूट के n मोल डाले और हो सकता है कि उसके n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और जुड़ के वो सिंपल मॉलिक्यूल इस तरह एक मॉलिक्यूल बना लिया, तो ये हमारे लिए एसोसिएशन पढ़ा जाएगा। तो इस वजह से भी एबनॉर्मेलिटी भी हमारे हिसाब से तो सॉल्यूट के n मोल थे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, सॉल्यूट के मोल कम हो गए वहाँ पे जाके, इस वजह से एबनॉर्मेलिटी आई। तो मैंने कहा एबनॉर्मेलिटी अगर आएगी तो इसके लिए वन ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट करना चाहिए हमें, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, जैसे मैं आपसे कहता कि हमने किसी भी सॉल्यूट के 2 मोल डाले और मान लो उनके 2 मोल जो मिल के सिंगल एक A2 टाइप का मॉलिक्यूल बना लिए, है ना, मतलब 2 मोल हमने डाले थे लेकिन वो मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए किसी भी फोर्स से और जुड़ के बेसिकली A2 में चले गए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या पढ़ा जाता है, डायमराइजेशन। इसको डायमराइजेशन पढ़ते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में अगर जुड़ते हैं तो। ऐसे अगर मान लो 3 मॉलिक्यूल हमने लिए होते हैं, 3 मोल लिया होता है, वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो ये ट्राइमराइजेशन पढ़ा जाएगा। ऐसे ही मान लो हमारे पास में अगर 4 होते और वो आपस में जुड़ जाते तो उसको हम क्या पढ़ देते, टेट्रामराइजेशन। ठीक, ऐसे पढ़ते थे हम जो डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन में लिख देता है कि डायमराइजेशन, तो हम समझ जाएंगे उसके लिए n का वैल्यू क्या है 2 है, जो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है। वो आपसे क्या ट्राइमराइजेशन, तो हम पढ़ जाएंगे कि भाई n का वैल्यू 3 है। आपसे क्या टेट्रामराइजेशन, तो n का वैल्यू 4 है, जो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं उनके नंबर यहाँ पे लिखे गए होंगे। ठीक है, मैंने कहा अगर हमें एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू एसोसिएशन चाहिए तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। हम चाहें तो हालांकि जैसे हमने पिछला फॉर्मूला ड्राइव किया था वैसे कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मूला सिंपल ही है, I इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। मतलब फॉर्मूला तो वैसा ही आप देख रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि जहाँ मैंने पहले n लिखा था उसकी जगह 1/n आ गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, जो भी मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए उनके नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो अल्फ़ा है आप ये कह सकते हैं अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे वो मैंने लिखा कि 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, 3 हो, 4 हो, उस हिसाब से। तो हमें एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू एसोसिएशन के लिए भी फॉर्मूला मिल गया कि भाई इन केस ऑफ एसोसिएशन हम एबनॉर्मेलिटी किस तरह से चेक कर पाएंगे। तो अगर किसी फॉर्मूले में मैं एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 0 रख देता तो आप ये कह सकते हैं वहाँ से आई का वैल्यू 1 आ जाता, और आप जानते हैं अल्फ़ा ना तो डिसोसिएशन की कंडीशन है ना एसोसिएशन की, जब 0 है तो अगर मैं मानता कि 100% एसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख लेता, आप उस फॉर्मूले में 1 रख के देखो आई की वैल्यू 1/n आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1/n से लेके 1 भी तभी जब मेरे पास 0 है, नहीं तो 1 से कम ही होगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि फॉर एसोसिएशन
बताओ आई क्या होगा, तो हम लिख देंगे आई लेस देन वन। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि भाई डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन वन होता है, वैसे हम क्या देंगे एसोसिएशन के लिए आई क्या होगा लेस देन वन लिखा जाएगा। ठीक, ये बात समझ पा रहे हो आप नहीं? तो हमने एसोसिएशन के लिए भी कहानी देख ली और डिसोसिएशन की कहानी भी देखी हुई थी। उन दोनों में बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। नेक्स्ट आप एक नोट, ठीक है, पॉइंट आप चाहें तो नोट करिएगा। हालांकि मैंने आपको बताया है ये हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं और उसमें बेंजीन सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो बेंजीन है दैट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, तो यहाँ पे डाइमराइजेशन होता है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ के आपस में एक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, इसको डाइमराइजेशन पढ़ेंगे। इसके लिए n का वैल्यू हम 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई एतराज़ वाली बात ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न भी मैंने बताया था, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे थे तब ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। ठीक, इस तरह से तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इस वजह से दो मॉलिक्यूल जो सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही फेमस पार्ट है यहाँ का कि भाई इस तरह से हमें ये नजर आता है। ओके, तो हम जब भी आए देख लिया करेंगे। तो हमने डिसोसिएशन की वजह से अब नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना सीखा, एसोसिएशन की वजह से भी अब नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट आप नोट करेंगे एबनॉर्मलिटी ड्यू टू बोथ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, मैंने कहा अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों ही हो, ये कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि कुछ वालों परसेंट जो डिसोसिएशन हो गया, कुछ परसेंट एसोसिएशन हो गया, तो उस केस में बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हुई है आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला है। तो वहीं दोनों फॉर्मूलों से देख के अरेंज किया गया इसको। ये n माइनस 1 इंटू अल्फा वाला पार्ट जो है डिसोसिएशन से है और ये 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा वाला पार्ट एसोसिएशन से है। तो आई इज इक्वल टू हम याद रखेंगे जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों होंगे देन आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। अच्छा, ये मत सोचना कि मैंने दोनों आई को ऐड कर दिया, आई ऐड नहीं किए, ये फैक्टर यूज़ किए जो हमने डिसोसिएशन और एसोसिएशन से आए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया करेंगे। अभी हम देखेंगे उस चीज़ों को ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब हमें मान लो बॉन्ड ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा, हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, तो हम उसके बाद में किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इसका एप्लीकेशन भी चेक कर पाएंगे कि भाई किसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता होगा, वो भी हम डिसाइड कर पाएंगे ना, उससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने यहाँ तक नोट कर लिया सारी चीज़। तो हम कुछ बॉन्ड ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि भाई बॉन्ड ऑफ फैक्टर को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में इनका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कैसे यूज होगा वो भी हम देख लेंगे। तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करके देखे जाए। कैलकुलेट बॉन्ड ऑफ फैक्टर I for NaCl सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर मुझे जैसे NaCl सॉल्यूशन का बॉन्ड ऑफ फैक्टर चाहिए, तो जैसे मुझे अल्फा नहीं दिया, तो मैंने कहा NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्ट है, तो हम अल्फा क्या 1 कंसिडर करेंगे। और मैंने आपको बताया था जब अल्फा 1 कंसिडर करते हैं तो आई बेसिकली जो फॉर्मूला तो यही था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा
जब हमने अल्फ़ा को 1 लिया था तो आप देखो उस केस में आई की वैल्यू कितनी आ गई थी, एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतना तो आप भी जानते हैं भाई एन ए सी एल जो है वो 2 आयंस में टूटेगा, एन ए प्लस और सी एल माइनस में, इसलिए आई की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमें अल्फ़ा नहीं दिया तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर दिया करेंगे, क्यों, हम सिंपल जानते हैं भाई उस केस में क्या किया करेंगे, जो नंबर ऑफ आयंस है वही हमारे लिए क्या होगा, 1 ऑफ फैक्टर हो जाया करेगा। अब कैलकुलेशन कर लेंगे इस तरह की, क्यों। चलो फिर अब एक काम करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप कैलकुलेट करते चलो मेरे साथ में। जैसे हमारे पास में पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, मुझे इसके लिए पॉइंट ऑफ फैक्टर जानना है। तो मुझे मालूम है भाई इसमें अगेन मुझे अल्फ़ा नहीं दिया तो मैं अल्फ़ा 1 लूँगा, अल्फ़ा 1 लूँगा तो जो नंबर ऑफ आयंस है वही पॉइंट ऑफ फैक्टर है। K2SO4 3 आयन बनाए, 2 पोटेशियम के और 1 सल्फेट। तो मैं ये बात समझ रहा हूँ कि आप कम से कम इतना तो समझ ही पा रहे हो कि किस तरह से उसके 3 आयन होंगे। कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बोलो पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 3 आयन में टूटेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, बताओ पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होगा उस केस में, वो भी 3 आयंस में टूटेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसका सॉल्यूशन है, बताओ पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 5 आयन में टूटेगा, 2 एल्यूमिनियम के और 3 सल्फेट के। Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्यूशन है, बोलो पॉइंट ऑफ फैक्टर 5, 3 कैल्शियम के 2 फॉस्फेट के आयन आएंगे। कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, बोलो पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 3 आयन आएंगे, 3 हो गई। देखो मतलब कितना आसान सा है, वे सिंपल नंबर ऑफ आयंस के ले रहे हैं, वही हमें पता चल जा रहा है कि भाई हमारे पास में पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा। ऐसे ही K4 FeCN6, जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास में K4 FeCN6 टाइप का, तो आप ये कह सकते हैं भाई जो K4 FeCN6 है ये कैसे टूटता है मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये इस तरह से ब्रेक होता है बेसिकली 4K प्लस FeCN6 माइनस 4। आप मुझे उस नंबर ऑफ आयंस गिन के बता दो, तो 5 है, 4 तो पोटेशियम का, ये पूरा 1 आयन, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयन 5 है मतलब आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर 5 हो जाएगा। ऐसे K3 FeCN6, चलो इसे कैसे ब्रेक होना है मैं बता देता हूँ। ये ऐसे ब्रेक होगा 3K प्लस FeCN6 माइनस 3, टोटल कितने आयन आ जाएंगे आप देखो चेक करो, टोटल 4 आयन। तो ये पॉइंट ऑफ फैक्टर में पता चल जा रहा है। जैसे मैंने कहा इनमें मुझे अल्फ़ा नहीं गिवन था तो मैंने यूज़ नहीं किया, अगर मान लो मुझे कहीं अल्फ़ा दिया जाएगा तो उसे यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता है कि भाई NaCl सॉल्यूशन ही लिया है मैंने, कुछ अल्फ़ा के केस ले लेते हैं, और आपसे कहता है कि अल्फ़ा 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80% है, तो कोई नहीं फॉर्मूला तो वही रहेगा, I = 1 + n-1, ये 2 आयन में टूटेगा इनटू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज 0.8, अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो बोलो I कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। अब ये काम कर लेंगे, जैसे MgCl2 का एक सॉल्यूशन हमने बनाया, मैं आपसे कहूँ कि भाई MgCl2 अल्फ़ा 50% है, तो हम कैलकुलेट कर देंगे I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा जो कि 0.5, आप चेक कर लो पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, हमारे पास में 2 आ जाएगा। ये काम किया जा सकता है। ऐसे ही कोई भी हमारे पास में, जैसे मान लो हमने जो कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और मैं आपसे कहता है कि अल्फ़ा इज 70%, तो बताओ भाई I = 1 + n-1, कितने हैं, 3 आयन है, 3 - 1 इंटू अल्फ़ा, तो हम कह सकते हैं I = 1 + ये 2 इंटू 7 1.4 हो गया, तो बताओ I कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो अगर हमें किसी भी सॉल्ट के लिए अल्फ़ा दे दिया जाए तो हम उसके लिए भी कैलकुलेट कर देंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लो Al2SO4 होल थ्राइस, मैं आपसे कहता अल्फ़ा इज 50%, तो बोलो I क्या होता, I = 1 + 5 आयंस में टूटेगा,
माइनस 1 इंटू अल्फा, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 प्लस इट इज़ 4 इंटू 5 जो 2 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर उसका कितना होता है 3 आ जाएगा। ठीक है, हम कह देते हैं इसका इसका आंसर 3 हो गया। अगर हम मान लो और भी ऐसे एग्जांपल ले लें, जैसे एक एग्जांपल में ये ले लो K2HgI4। हालांकि मैंने आपको बताया इसके बारे में कि ये नेस्लर रिएजेंट है। K2HgI4 जो है इसे ब्रेक करने का मैंने तरीका बताया। अभी फिलहाल में मैं आपसे कहता हूँ कि इसका अल्फा 40% है। K2HgI4 को ब्रेक करने का तरीका मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका था। ये ऐसे टूटता है ट्वाइस K प्लस HgI4 माइनस 2। अब आप ये कह सकते हैं इस केस में नंबर ऑफ आइंस 3 है, तो आई कैलकुलेट कर देंगे। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा जो कि 0.4 है। तो आई कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू 0.4 कितना 0.8 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.8 आ जाएगी। तो अगर मान लो हमें किसी भी सॉल्ट के लिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो हम उस केस में नो डाउट अल्फा बता दिया करेंगे, आई की वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो आप ये नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई और कुछ एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके किस तरह के हैं। ठीक है, ये नोट किया। तो हम ये भी देख रहे हैं कि किसी भी सॉल्ट के लिए हमें अगर अल्फ़ा दिया जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फ़ा ना दिया जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी सॉल्ट को तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, सॉल्ट कैसे तोड़ा जाए वो आप अपनी जिम्मेदारी लें उसके लिए। जैसे Hg2 I2 मैं आपसे कहता अल्फ़ा 50% है। आप याद कीजिए मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ कि जो Hg2I2 है ये ऐसे टूटता है ट्वाइस Hg2 प्लस 2I माइनस। ये भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। अगर ऐसा है तो I कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ आयंस कितने 3 है। भाई ये तो एक ही आयन पढ़ा जाएगा ना पूरा, तो एक आयन तो मरकरी का, 2 आयोडीन के टोटल 3 आयन है। तो 3 माइनस 1 इंटू अल्फा जो कि 0.5 है। तो बोलो कितना आ जाएगा, I की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे केस सॉल्व कर लिए जाएंगे कि भाई हमें अगर ठीक ऐसे एग्जांपल दे दिए जाए हम उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे आई कैलकुलेट कर लिया करेंगे। चलो एक आध हम जो है एसोसिएशन के एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं आपसे कहता कि भाई हमारे पास में 50% डाइमराइजेशन का एक केस है, उसका आई कैलकुलेट करना है। तो बोलो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। आप जानते हैं जब मैंने आपसे कहा कि 50% डाइमराइजेशन, इसका मतलब n का वैल्यू क्या है हमारे पास में, एक तो 2 है, माइनस 1 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.5 है। तो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, तो माइनस 1/2 इंटू 0.5। तो बोलो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आई कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। जैसे मैं आपसे कहता कि 50% टेट्रामराइजेशन, और मुझे उस केस में आई कैलकुलेट करना है। याद करो टेट्रामराइजेशन के लिए एन का वैल्यू कितना लेना है 4 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा इज 50%। अगर ऐसा है तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/4 माइनस 1 बोलो कितना आ जाएगा माइनस 3/4 आ जाएगा इंटू 0.5। यह है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए ना, आपको जिस बेसिस पे सॉल्व करना है। 0.5 इज 5/10 मतलब 1/2 है बेसिकली। तो ये हमारे पास में 3/8 है। इसे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपका मन है तो आप उसे फर्दर सॉल्व कर लें। तो आपसे कहता है डाइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन, वो सारे केसेस हम डील कर लेंगे। आई फॉर एसिटिक एसिड
इन बेंजीन। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या करते हैं, बेंजीन में डाइमराइज करते हैं। एक तो ये था कि डाइमराइज करेंगे तो n का वैल्यू 2 लूँगा मैं। अब मान लो मुझे एक्सटेंट ऑफ डाइमराइजेशन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कि डाइमराइजेशन कितने परसेंट हुआ, तो फिर हम 100% मान लेते हैं। अगर 100% डाइमराइजेशन हुआ तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर हम वहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो अगर हमें कोई एसोसिएशन का केस मिलेगा तो मैंने कहा वो भी हम देख लेंगे कि भाई इन केस ऑफ एसोसिएशन आई को कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, या मान लो हमें किसी केस का आई दे दिया जाए, अल्फ़ा पूछ लिया जाए, तो वो भी सारी कैलकुलेशन हम बड़े आराम से परफॉर्म कर देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट आई फॉर सी वाटर हैविंग NaCl, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा 80% एंड MgCl2 अल्फा 50%। ठीक, तो मैंने कहा कि हमारे पास में फिर हमें वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका सी वाटर का कैलकुलेट करना है जो 2 टाइप के सॉल्यूट को कंटेन करता है, एक तो उसमें NaCl और एक MgCl2 है। कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो दिया है, इसमें क्या करेंगे हम NaCl का वांट ऑफ फैक्टर अलग कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं NaCl का कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 + n-1 इंटू अल्फा जो कि 0.8 है, तो मैं अगर उसे सॉल्व करूँ तो 1.8 आ जाएगा। MgCl2 हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 ठीक है 3 - 1 इंटू अल्फा, मतलब हम उसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमसे कहा गया कि सी वाटर का कैलकुलेट करो, तो सिंपल एक काम करो, जैसे अगर मान लो 2 सॉल्यूट हैं तो दोनों का वांट ऑफ फैक्टर अलग अलग निकालो, और उस सी वाटर के लिए हम क्या दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1.8, दूसरे का कितना है हमारे पास में 2, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे सी वाटर का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा 3.8। तो ऐसे भी आ जाएगा कि एक ही सॉल्यूशन में हम लोग 2 सॉल्यूट डाल दें, 3 सॉल्यूट डाल दें, तो उनके वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना हो तो हम बता दिया करेंगे भाई वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास में देख लो। ऐसा अगर कोई मान लो डिसोसिएशन का एग्जांपल आ जाए तो हम सॉल्व कर देंगे, एसोसिएशन का आ जाए तो हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा कोई आ जाए जिसमें 2 सॉल्यूट आ जाए तो हम बता देंगे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों ही हमें होते हुए देखें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी सॉल्यूट है मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में होगा, ऐसे तो मैं तो सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूँ कि इट्स 50% डिसोसिएशन एंड 50% एसोसिएशन। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन और लिखूंगा। मैंने कहा जो हमारे पास डिसोसिएशन, मैं आपसे कहता कि हमारे पास में ये कोई एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है, जहाँ मैंने आपसे कहा 50% एसोसिएशन है, मैं आपसे कहता है कि ये डाइमराइजेशन शो करेगा। तो इस बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें मैंने कहा कि एक ही सॉल्यूट है और वो दोनों ही काम कर रहा है, वो एसोसिएशन भी शो कर रहा है और वो डिसोसिएशन भी शो कर रहा है। एसोसिएशन में अगर हम देखेंगे तो हमने कहा डाइमराइजेशन हो रहा है और 50% डाइमराइजेशन हो रहा है, और बाकी उसका 50% डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के लिए मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का, तो मैंने कहा बाइनरी मतलब 2। तो जब इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो 2 नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए कभी आपसे टर्सरी इलेक्ट्रोलाइट तो हम समझ जाएंगे वो 3 नंबर ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करेगा। तो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों ही होते हैं तो उस केस में फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखाया था। मैंने आपसे कहा कि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों हों तो वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। रख दें वैल्यू तो आ जाएगा I = 1 + बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 2 - 1
इंटू अल्फ़ा जो कि मुझे 50% दिया है, 1/n, n डायगोनलाइजेशन इसलिए 2 लेना है, और ये वाला अल्फ़ा भी मुझे कितना है 0.5 दिया है। मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1 + 0.5, इसे सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा -0.25, मतलब मैं अगर उसे सॉल्व करूँगा तो बोलो कितना आ गया 1.25। तो जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन की दोनों कहानी सामने आई वहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। हालांकि इसके क्वेश्चन निकाल ही मिलेंगे, इसके ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिलते हैं। बस एक क्वेश्चन और लिख लो, कोई एक एसिड है HX विद अल्फ़ा 10%, तो कैलकुलेट कर देंगे 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 1.1। बड़ा आसान, HX से 2 आयन में टूटेगा H+ और X-। ठीक है, चलिए तो हमने आज के लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये डिस्कस कर लिया है, और साथ में ये देख लिया कि भाई बॉन्ड ऑफ फैक्टर हम जो है किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे वो हम समझ गए। इवन कई बार आप देखोगे तो डायरेक्टली बॉन्ड ऑफ फैक्टर के ही क्वेश्चन आए हुए लास्ट के पेपर्स में, तो आप ये काम कर सकते हो। अब इसका एप्लीकेशन कैसे, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे पढ़नी है, उन सब के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करें।